नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी का खंड शिक्षा अधिकारी के इस बैच में इतिहास विषय के साथ खुले दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। थोड़ा सा कर लेना उसे। और कैसे आप सारे लोग? मोनिका, गौतम जी, नीलम, रवि, नरेश, मीनाक्षी, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट, हर्षिता, आदित्य, संध्या, अंकिता, कविता, मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं भाई। अंकुर, विकास, अमित, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चले मुझे पहले ये बताएं कि किसी भी विषय में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? किसी विषय में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? ठीक हो मनीष, थोड़ी सी ठंडी लग गई थी। जी सावन, ठीक हो फिलहाल अभी? जी अरविंद, किसी भी विषय में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या आप दिन में 2 घंटे का, 24 घंटे में 2 घंटे का रिवीजन का टाइम निकाल पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि जो भी कुछ अब धीरे धीरे आप देखें, आपकी पिछले 5 दिनों से लगातार क्लासेस चल रही है। संडे को वीकली ऑफ रहता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक जो भी कुछ आपने पढ़ाई किया हुआ है उन सारी चीजों को रिवाइज करें। मैंने पहले दिन की सारी बातें बताई हुई थी। बताए मैं स्पष्ट कर दूं कि 2 घंटे का अगर अभी से आदत डाल लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, नहीं तो बाद में समय निकाल पाना बड़ी मुश्किल होगा। आमतौर पे होता क्या है, जब कभी भी किसी बड़ी परीक्षा की लोग तैयारी करते हैं तो शुरुआत में गति धीमी रहती है और जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता है वैसे वैसे गति और बढ़ती जाती है। चाहे वो टीचर्स की गति हो, चाहे स्टूडेंट्स की गति हो, ऐसे ही होता है। लेकिन हमें चूंकि मुकम्मल तैयारी करनी है और सिर्फ तैयारी नहीं करनी है बल्कि हमें परीक्षा पास करने के लिए तैयारी करनी है, तो उसके लिए जो भी एक उचित रणनीति हो सकती है वो आपको लगातार बताने का प्रयास करता हूं। तो उस उचित रणनीति में ही 2 काम बहुत विशेष रूप से, बल्कि कह ले 3 काम बहुत विशेष रूप से कहा हुआ था कि पहले तो 2 घंटे का रिवीजन आपका होना ही होना चाहिए। आगे की क्लास न देखिए, लेकिन पिछला रिवीजन होना ही होना चाहिए, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। जो भी लोग रिवीजन नहीं करेंगे, वो जो एक पैमाना हमने फिक्स किया हुआ था कि लगभग 1000 स्टूडेंट्स को रोज अपनी तैयारी से पीछे छोड़ते चले जाना है, तो वो पैमाना जो हमारा था वो अधूरा रह जाएगा। तो आपको 2 घंटा रिवाइज करना ही करना है, भले आगे न बढ़े लेकिन रिवीजन करना ही करना है। एक बात, इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात बताया हुआ था वो ये कि रात के समय सिर्फ 5 मिनट अपने विषय में सोचना शुरू कर लें कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारी वस्तु स्थिति अभी क्या है, कल को हम परीक्षा पास कर जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। इस प्रकार की बातें दिमाग में लगातार आनी चाहिए। रोज के रोज 5 मिनट अपने विषय में सोचना है, अपने करियर के विषय में सोचना है। इसके साथ साथ तीसरी बात बताया था कि सारा का सारा कुछ आपके दिमाग में, आपके जहन में लगातार बनता चला जाए। ठीक वैसे ही एक रोटी रखते हैं कैसरोल में, उसके ऊपर दूसरी रखते हैं, फिर तीसरी रखते हैं, फिर चौथी रखते हैं, फिर पांचवी रखती हैं। अगर इकट्ठे ऐसे रखना शुरू कर दें तो बेतरतीब होगा। तो बिल्कुल सिस्टम बाय सिस्टम। तो वैसे ही आपको बताया हुआ था कि आप लगातार ध्यान लगाने की कोशिश भी शुरू कर लें। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे चीजें कितनी बदली हुई है, आपके व्यक्तित्व में कितना निखार आ गया है, आपके बदले हुए हैं अपनी तैयारी को लेकर के। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि निश्चित रूप से मेरे से जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग एक सामूहिक प्रयास के साथ इस परीक्षा को पास करने के लिए काम कर रहे हैं। मेहनत से पीछे नहीं हटना है। शुरू करेंगे। देखें, पिछली क्लास में जो भी कुछ हमने पढ़ा हुआ था उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, मेरी आदत है। उसके बाद एक रिवीजन के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। पहला प्रश्न है आज का कि पुर्तगाली शक्ति को क्या कहा जाता था? पुर्तगाली शक्ति को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द नेम? पुर्तगाली शक्ति को क्या कहा जाता था? बताएं, पुर्तगाली शक्ति को क्या कहा जाता था? जल्दी।
जी 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 हर्षिता, बिल्कुल। एस्तादो द इंडिया, बिल्कुल ठीक है, एस्तादो द इंडिया। दूसरा प्रश्न, कारतेज क्या होता था? प्रश्न उल्टा करते हैं, कारतेज क्या होता था, बताएं, कारतेज क्या होता था? कारतेज, जल्दी जल्दी भाई, कारतेज क्या होता था? जी बिल्कुल ठीक है, परमिट, शुल्क युक्त जो परमिट होता था, दैट इज नोन एज कारतेज। तीसरा प्रश्न, कि जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया वो कहां लगाया गया था, किन किन द्वारा लगाया गया था? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां और किसके द्वारा? जल्दी जल्दी, कहां लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान में रखें कि जैसे समय कहता जा रहा हूं वैसे वैसे काम करते चले जाना, रिजल्ट पक्का है। हालांकि मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी बहुत बड़ा योगदान होता है आदमी के हाइट हासिल करने में, तो भाग्य को भी थोड़ा सा बनाते चले जाना है। और मैं बताऊंगा समय के साथ, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बड़ा भाई बन करके, कि वहां भी कैसे अगर कोई इधर उधर प्लेनेट भी डिसबैलेंस आपको कर रहा है ना, तो वो भी कैसे सुधारा जा सकता है, उसका भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल हर प्रकार से, मैं कोई एक सामान्य सा टीचर नहीं हूं, आपको क्लियर कर दूं, इतिहास पढ़ाने वाला एक सामान्य सा टीचर नहीं हूं, बिल्कुल एक गुरु जो होता है, जो उसका आवरण होता है, मैं पूरा का पूरा फुलफिल करने की कोशिश करता हूं। तो कहां स्थापित किया था? गोवा में, किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। अगली बात, कि कौन से एक मुगल शासक ने, कौन से एक मुगल शासक ने हुगली छीन लिया था पुर्तगालियों से? हुगली छीन लिया कौन से एक मुगल शासक ने, बताएं, किस एक मुगल शासक ने हुगली छीन लिया? बहुत बढ़िया, शाहजहां। पांचवा प्रश्न, कि भारत में मध्य अमेरिका क्षेत्र से पुर्तगाली बहुत सारा कुछ लेकर के आए हुए थे, इसके साथ साथ अरब कंट्रीज से भी बहुत सारी कुछ चीजें लेकर के आए हुए थे। चार पांच के नाम बता देना कि जिनकी, पुर्तगालियों की वजह से जिनकी कृषि प्रोडक्शन भारत में शुरू हुआ था। चार पांच के नाम, कृषि उत्पादन में कौन कौन से नई चीजें पुर्तगालियों की वजह से भारत में शुरू हुई? बहुत बढ़िया राकेश, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने लिखा। आपको बताया हुआ था आलू, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं आलू कचालू बेटा कहां गए थे, तो फिलहाल आलू। मक्का आपको बताया था। इसके अलावा रबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है रबर, कभी भी प्रश्न बनेगा। इसके अलावा मूंगफली बताया था आपको, मूंगफली। इसके अलावा मक्का हो गया, इसके अलावा और क्या बताया आपको? पपीता बताया, अनानास बताया, बहुत सारी चीजें, टमाटर, शकरकंद वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल याद करते जाना है भाई। लीची, संतरा, तंबाकू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ किसी भाई साहब ने लिखा हुआ था, मुझे पूरा इतिहास ही बता दिया जहाज निर्माण को लेकर के। ठीक है, मेरे पास फोन में भाई साहब का मैसेज, वो आप सारे लोग भी देख लीजिएगा, लेकिन अब मुझे शायद जो भी थे, मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत कथा कहानी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। परीक्षा में अगर एक प्रश्न ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से, अपनी अकल लगाएंगे तो फिर ऐसे ही जैसे चलता रहा है ना, वैसे ही चलता रहेगा। फिर अब मेरी अकल से थोड़ा सा समझ लें इस बात को। प्रश्न सीधे सीधे आएगा, निम्नलिखित में से किन की वजह से, किन यूरोपियों की वजह से भारत में जहाज निर्माण की कला का विकास हुआ या निर्माण की शुरुआत हुई? अब नीचे चार ऑप्शन रहेगा, डच रहेगा, पुर्तगीज रहेगा, हॉल, जो भी रहे, फ्रांस रहेगा, अंग्रेज रहेगा, तो आपको पुर्तगाली ही लगाना है। अब वो कथा कहानी जो पूरा रामायण आपने मुझे लिख करके भेजा हुआ था ना, उसकी जरूरत नहीं है। इतिहास को रामायण की तरफ पढ़ेंगे तो वो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि राजेंद्र प्रथम के समय क्या हुआ, तो पूरा इतिहास बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे जिन्होंने भी लिखा हुआ था। तरीके में परिवर्तन लाएं, तरीके में परिवर्तन लाएं, जैसे आप इतिहास भूगोल पढ़ते थे, हम सारे तरीकों में परिवर्तन लाएं, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे,
कौन सी एक यूरोपीय कंपनी, कौन सी एक यूरोपीय कंपनी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कौन सी एक यूरोपीय कंपनी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी? बताएं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। अगला, डच संसद का नाम आपको बताया था। डच संसद का नाम क्या था? डच संसद। डच संसद का नाम, सारा इतिहास भूगोल लिख रहे हैं आप लोग सावंत जी, 65 गिल्डर और ये वो सब। डच संसद का नाम मैं पूछ रहा हूं भाई। बहुत बढ़िया राकेश। स्टूडेंट जनरल, बिल्कुल ठीक है सावंत जी। अब अगली बात कि इस डच कंपनी का नाम क्या था? डच कंपनी का नाम, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि वर्षों बाद पढ़ाई लिखाई शुरू कर रहे हैं, और उन सारे लोगों को ध्यान में रख करके हमें काम करना है। डच कंपनी का नाम क्या था? डच कंपनी का नाम क्या था? शॉर्ट में भी लिख देंगे, काम चल जाएगा। बेरिंगदे ओस्ट इंडेशे कंपनी, बेरिंगदे ओस्ट इंडेशे कंपनी। अब मुझे अगली बात बताएं कि डच कंपनी ने मुख्यतः किसका व्यापार कार्य किया था? किसका व्यापार किया? किस वस्तु का व्यापार किया था? डच कंपनी ने अपना ध्यान मुख्यतः किस एक वस्तु के व्यापार पे विशेष रूप से लगाया था? अरे नहीं, नीलम पांडे। कपड़ा, बिल्कुल सही है। कपड़ा, मसाले के ऊपर कम, कपड़े के ऊपर ज्यादा। इसके साथ साथ नील और शोरा भी आपको बताया हुआ था। क्यों भाई? आगे बताएं आप कि इनका जो एक केंद्रीय स्थल था, केंद्रीय स्थल वो क्या था? केंद्रीय स्थल डचों का क्या था? केंद्रीय स्थल डचों का केंद्रीय स्थल क्या था? बहुत बढ़िया। कहीं गलत होगा तो मैं जरूर टोकूंगा फिर। आशुतोष गलत है मेरे भाई, मालाबार नहीं लिखना था आपको। केंद्रीय स्थल पुलिकट, केंद्रीय स्थल पुलिकट, पुलिकट। और ये जो केंद्रीय स्थल था पुलिकट, इनको लेकर के दो बातें। किससे प्राप्त हुआ था? किससे प्राप्त हुआ था? पुलिकट प्राप्त हुआ। और यहां से जो ये सिक्का ढालते थे, सिक्के का नाम क्या था? सिक्का का नाम क्या था? पुलिकट किससे प्राप्त हुआ था? चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही है, चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त हुआ था। और पैगोडा, बिल्कुल ठीक है, पैगोडा। बहुत बढ़िया, चले शाबाश, बहुत बढ़िया। अब कल देखेंगे प्रश्नों को, आगे बढ़ जाते हैं। देखें अगला मुद्दा है हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें होंगी वो सारा कुछ आपको बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा 5 मिनट मेरी बात सुनते चले जाएं। 1585 की बात है, 1585 की बात है, ध्यान देकर के अब सुने। 1585 की बात है। राल्फ फिच, राल्फ फिच, जुबान से बोलते रहे। 1585 की बात है। राल्फ फिच, नाम देखेंगे, दिमाग में बनाते रहे, कभी भी प्रश्न बनेगा। राल्फ फिच प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो कि भारत आया हुआ था। प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, कब आया था? तो 1585 की बात है। राल्फ फिच नाम का भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। 1593 की बात है। 1593 में ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसका नाम था लिवेंट।
ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम था लिवेंट, लिवेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए, सबसे पहले लिवेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए ऑथराइज किया गया था, लेकिन उसका भारत के साथ कोई खास व्यापार हो ही नहीं पाया। कब की बात है? 1593 में लिवेंट नाम की कंपनी को ऑथराइज किया गया भारत के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 1593 के बाद अगला महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1599 का, जब जॉन मिल्टन हॉल, जॉन मिल्टन हॉल नाम का एक ब्रिटेन का यात्री भारत आता है। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से। इसका मतलब कि जो रॉल्फ फिच आए हुए थे वो किस मार्ग से आए हुए थे? समुद्री मार्ग से आए हुए थे। अब ध्यान में रखेंगे, अब दो प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। भारत में आने वाला जो पहला ब्रिटिश यात्री था उसका उत्तर है राल्फ फिच। भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री है, उसका नाम है राल्फ फिच। दूसरा प्रश्न बनेगा कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो उसका उत्तर होगा जॉन मिल्टन हॉल। इसके साथ साथ 1600 में पहुंचते हैं और 1600 में मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज नाम की एक संस्था का गठन किया गया और 31 दिसंबर 1600 की बात है, 31 दिसंबर 1600 की बात है, जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ब्रिटेन की, अभी मैं सारा कुछ नोट करूंगा, बस आपको अभी सुनते जाना है कहानी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने, नोट नहीं करना, बस देखते रहना है। एलिजाबेथ प्रथम ने जो नई कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा गठित की गई थी, द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जिसे आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, द गवर्नर ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये पूरा नाम हो गया इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत या पूर्वी देशों के साथ इस कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकृत किया। कितने वर्ष के लिए? सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष के लिए, सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष तक के लिए व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया गया ब्रिटेन की महारानी या इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। कब की बात हो रही है? 1600 की बात हो रही है। तो एक अगला प्रश्न यहां पे बनता है, बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे जो परीक्षा में संभावित हो सकता है। अब ये जो समय है 1600 का, तो आपको बता दें कि 1556 से लेकर के 1605 तक, 1556 से 1605 तक भारत में जो मुगल शासक था वो था अकबर, अकबर का शासन था। 1556 से 1605 तक भारत में अकबर का शासन था। तो प्रश्न एक बनेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी या इस ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई, या जब ब्रिटेन की महारानी ने इसे पूर्वी देशों या भारत के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया, तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उसका उत्तर होगा अकबर। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ या भारत के साथ व्यापार करने के लिए इसे नॉमिनेट किया गया, तो उस समय भारत का शासक अकबर था। एक बात, एलिजाबेथ प्रथम ने सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए इसे आदेश दिया था, आज्ञा पत्र जारी किया था, सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष के लिए। लेकिन इस 15 वर्ष को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल कर दिया गया। किसके द्वारा? तो जब एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हुई 1503 में, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हुई 1503 में, तो इसके बाद जो अगला सम्राट बना वो हुआ जेम्स प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र जारी किया हुआ था, जिसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया। किसने बढ़ा दिया? अगले सम्राट जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम ने इस आदेश पत्र को, जो सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष के लिए जारी किया गया था, उसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया। बात आ रहा हूं, समझ में आ रही है इतनी? बताएं।
जी 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 1603, हाँ बात समझ में आ रही है? बिल्कुल जी जी बिल्कुल 1603। अरे इतनी छोटी छोटी बातों पर नहीं ध्यान रखना चाहिए। हाँ फिर से ध्यान देंगे, भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? उसका उत्तर है राल्फ फिच। कब आया था? 1585 की बात है। कैसे आया था? समुद्री मार्ग से आया था। 1593 में लिवेंट नाम की एक कंपनी को अधिकृत किया गया पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन बात आई गई हो गई, कुछ हुआ नहीं। 1599 की बात है, जॉन मिल्डन हॉल जो कि भारत आता है किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से आता है। तो एक प्रश्न बनता है कि स्थल मार्ग से आने वाला भारत में प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डन हॉल हुआ। कब की बात है? 1599 की बात है। 1600 की बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। किसके द्वारा? मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक समूह के द्वारा। और इस कंपनी का अर्थात जिसे आप गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज कहते हैं या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इस कंपनी का ये जो संचालन था, संचालन किसके द्वारा होता था? आपको संतोष सर ने बताया भी होगा निश्चित रूप से। संचालन होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसका संचालन होता था। मैं सारी बातों को भी नोट कराऊंगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस कंपनी का संचालन होता था। आगे बढ़ेंगे। एलिजाबेथ प्रथम ने जो 1631 दिसंबर की बात थी, सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र जारी किया था भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, और इस 15 वर्ष को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अगले 1603 में इनकी मृत्यु होती है एलिजाबेथ प्रथम की। उसके बाद अगला जो सम्राट हुआ जेम्स प्रथम, उसने अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा दिया। अब इसके बाद जो अगली कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है 1608 में। कब भाई? 1608 में। 1608 में क्या हुआ? ध्यान देंगे बिल्कुल। 1608 में जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर के, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के, वो पत्र किसके नाम लिखा हुआ था? अकबर के नाम लिखा हुआ था जेम्स प्रथम ने। यूरोप में इस बात की जानकारी अभी नहीं फैल पाई थी कि 1605 में अकबर साहब की मृत्यु हो चुकी है और अकबर के बाद अब 1605 में ही अगला मुगल शासक बन गया है जिसका नाम है जहांगीर। ध्यान से सुने, 1605 में अकबर साहब की मृत्यु हो जाती है और अकबर के बाद जहांगीर नया शासक बन जाता है, लेकिन यूरोप में अभी इस बात की जानकारी नहीं पहुंच पाई थी। तो 1608 में अर्थात अकबर के मरने के भी 3 वर्ष बाद 1608 में जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम पत्र लिखकर किसको मुगल दरबार में भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था। किसके नाम पत्र लिख करके? अकबर के नाम। किसको भेजा था? विलियम हॉकिंस को भेजा था। बस सुनते चले जाएं, अभी देखते चले जाएं। विलियम हॉकिंस को, इन सारे नाम बिल्कुल ध्यान में आपके हो जाएं। विलियम हॉकिंस को भेजा था। तो विलियम हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आने वाला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आने वाला, की तरफ से आने वाला प्रथम अधिकारी था। प्रथम अधिकारी कौन था कंपनी की ओर से आने वाला? विलियम हॉकिंस था। किसका दूत बना करके भेजा गया था पहली बार? जेम्स प्रथम का दूत बना करके। एक राजा ने एक राजा के नाम पैगाम भेजा, दूत बना करके भेजा विलियम हॉकिंस को, लेकिन अकबर मर चुका था। तो विलियम हॉकिंस की मुलाकात किस मुगल शासक से हुई? तो मुलाकात हुई इसकी जहांगीर से। मेरी बात समझ में आ रही है? किससे मुलाकात हुई इसकी? जहांगीर से, क्योंकि अकबर मर चुका है, जहांगीर नया शासक बन चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो अकबर और जहांगीर का खेल चल रहा है, क्लियर है ना? बताएं जरा जल्दी से सारे लोग, क्लियर है ये?
बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अब विलियम हॉकिंस को लेकर के कुछ बातें निकलती हैं, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विलियम हॉकिंस, ध्यान देंगे, विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया? तो जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की फिल्म आई थी, उसमें एक कैरेक्टर भी था हेक्टर, नाम है ट्रॉय, TROY, ट्रॉय नाम की एक मशहूर, जैसे ग्लैडिएटर, 300, ट्रॉय, तो वैसे ही हेक्टर नाम का भी एक मशहूर कैरेक्टर था संभवतः ट्रॉय में। तो जहाज किस जहाज से आया था? हेक्टर जहाज से। भारत के किस स्थान पर पहुंचा सबसे पहले? किस बंदरगाह क्षेत्र में या किस तट पे उतरा था? तो सूरत पहुंचा था सबसे पहले। किस जहाज से कहां पहुंचा? हेक्टर जहाज से कहां पहुंचा सबसे पहले? सूरत में पहुंचा था। और विलियम हॉकिंस तुर्की भाषा एंड फारसी भाषा का ज्ञाता बना करके भेजा गया था। जहांगीर के जब दरबार में पहुंचता है आगरा में, तो जहांगीर से इन्होंने इंग्लिश नहीं बोला, जहांगीर से फारसी, जो कि मुगलों की राजभाषा थी, फारसी में बातचीत किया। टोटली इन लोगों के दिमाग में एक बात थी कि किसी भी प्रकार से मुगल शासक को इंप्रेस कर लेना, ताकि भारत के साथ या भारत में कुछ हमें क्षेत्र मिल जाए, व्यापारिक सुविधाएं मिल जाए कि हम अपने कारोबार की शुरुआत कर सकें। ध्यान दें, ये सारी प्लानिंग क्यों हो रही थी कि भारत में कोई कंपनी की ओर से राजा का पत्र लेकर के जाएगा और कुछ व्यापारिक सुविधाएं मिल जाएंगी, कुछ जगह मिल जाएगा ताकि हम अपना कारोबार शुरू कर सकें। और इसी चीज को ध्यान रख करके विलियम हॉकिंस ने, जब जहांगीर से मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम आगरा में, तो विलियम हॉकिंस ने अंग्रेजी नहीं बोला जहांगीर से। क्या, किस भाषा में बात किया? बेसिकली फारसी भाषा में बात किया, जो कि मुगलों की राजभाषा थी। तो फारसी में बात किया इंप्रेस करने के लिए। और इसके साथ साथ और भी कुछ बातें, जैसे जहांगीर साहब खुश होते हैं, थोड़े से जहांगीर खुश होते हैं क्योंकि बड़ी मान सम्मान मिल रहा है जहांगीर को, फारसी में बात कर रहा है एक विदेशी दूत। तो जहांगीर ने क्या किया? तो जहांगीर ने इसे उपहार में क्या दिया? खुश होकर के, विदेशी आया है तो मान सम्मान तो भारत में मिलेगा ही, हमारी तो संस्कृति में है, रचा बसा है, परंपरा में हमारे। तो उपहार में इसे क्या दिया जहांगीर ने? उपहार किसने दिया? जहांगीर ने। क्या उपहार दिया? एक तो अंग्रेज है और बात कर रहा है फारसी में, तो अंग्रेज और फारसी में बात कर रहा है, तो उपाधि दिया इनको। उपाधि कौन सी दिया? उपाधि दिया इंग्लिश खान की। कौन सी? इंग्लिश खान की उपाधि दिया। खान की उपाधि जहांगीर ने किसे दिया हुआ था? विलियम हॉकिंस को दिया हुआ था। किसको दिया था? विलियम हॉकिंस को। खुश होकर के दिया था। खुश होना बड़े चमत्कार पैदा करता है भाई, तो आप लोग खुश होने से बहुत ज्यादा बचिएगा हालांकि। तो खान की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने। किसको दिया था? विलियम हॉकिंस को दिया था। इसके साथ साथ 400 का मनसब दिया था। मनसब पे अभी बात नहीं करेंगे। मनसब समझ ले, एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, कुछ जागीर के रूप में, भूमि के रूप में, कि वहां से जो भी कुछ लगान आदि आता है, वही एक मनसब व्यवस्था थी। बाद में कभी देखेंगे, बहुत डिटेल एक व्यवस्था है मनसबदारी व्यवस्था। 400 का मनसब दिया था उपहार में जहांगीर ने। किसे? विलियम हॉकिंस को, खुश होकर के। और उपहार में एक उपाधि दिया था इंग्लिश खान की। 1608 में आए थे विलियम हॉकिंस साहब, जेम्स प्रथम का दूत बनकर के, अकबर के नाम पत्र लिखवा करके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आने वाला पहला अधिकारी कौन था? विलियम हॉकिंस। आगे बढ़ेंगे। 1611 में हॉकिंस वापस चला गया, वापस गया। और 1611 में तो हॉकिंस वापस जाता है। और 1611 में ही थोड़ी सी सफलता क्या मिली अंग्रेजों को? 1611 में ही कहां पे? मूसलीपट्टनम। प्रश्न नहीं पूछा गया है हाल फिलहाल में, कभी भी बन सकता है, लेकिन किस प्रकार का बनेगा मैं वो डिसाइड करता हूं अभी। मूसलीपट्टनम में एक अस्थाई, स्थाई नहीं, अस्थाई फैक्ट्री खुली। फैक्ट्री खुली अंग्रेजों की, अस्थाई है। अगर कभी परीक्षा में पूछा जाएगा
कि प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहां पे खुली थी, तभी आप इसका उत्तर लगाएंगे मछलीपट्टनम, नहीं तो बात दूसरी होगी। दूसरी क्या होगी अभी बताते हैं। ये जो हॉकिंस साहब आए हुए थे मुगल दरबार में, जहांगीर से मिले, तो मुगल दरबार में सूरत के सौदागरों की चलती बहुत थी, धाक थी, और इसके साथ साथ पुर्तगालियों की भी धाक मुगलों दरबार में देखने को मिलती है। पुर्तगालियों के दबाव में विलियम हॉकिंस को चाहते हुए भी जहांगीर कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया था। ध्यान देंगे कि पुर्तगाली व्यापारियों के दबाव में जहांगीर चाहते हुए भी हॉकिंस को कोई आश्वासन नहीं दे पाया था कि हम आपके लिए यह सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? पुर्तगालियों का दबाव था उसके ऊपर। तो इसके बाद 1612 की बात हुई। 1612 में एक बहुत ही प्रमुख घटना घटी स्वाली नामक स्थान पर। हुआ ये कि दो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने पुर्तगालियों की एक छोटी टुकड़ी को हरा दिया। कहां पे? 1612 की बात है, स्वाली नामक स्थान पर। स्वाली नामक स्थान पर क्या हुआ? स्वाली नामक स्थान पर कैप्टन बेस्ट एंड हेनरी मिडल्टन, कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडल्टन ने क्या किया? पुर्तगाली सैनिकों को हरा दिया, पुर्तगाली सेना को हरा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यूपीपीएससी में कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है, आपकी परीक्षा में भी संभावित कभी भी है। 1612 की बात है, स्वाली नामक स्थान पर किसने? कैप्टन बेस्ट ने। किसने भाई? कैप्टन बेस्ट ने। कहां पे? स्वाली नामक स्थान पर। कैप्टन बेस्ट के साथ साथ हेनरी मिडल्टन ने किसको हरा दिया? पुर्तगाली सैनिकों को हरा दिया। जब पुर्तगाली हार गए अंग्रेजों से, तो जहांगीर की आंख खुली थोड़ी सी कि भाई अंग्रेजों में भी दम बहुत है, इन्होंने दम दिखा दिया है, अब जो हारा हुआ है उसकी हां में हां मिलाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों को भी थोड़ी सी सुविधा अवश्य ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता हरा करके दिखा दी है यहाँ पे। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1612 के बाद 1613 का समय आता है। 1613 में क्या हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना होती है। 1613 में यह हुआ कि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री खुली, प्रथम स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। कहां पे? सूरत में। कहां पे? सूरत में। कब की बात है? 1613 में। आपकी परीक्षा में आमतौर पे यही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो आपको हमेशा उत्तर यही लगाना है, सूरत वाला। अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? स्थायी अस्थायी बिल्कुल भूल जाइए, स्थायी अस्थायी बिल्कुल भूल जाइए, सीधे सीधे याद रखिए कि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी भारत में, कब स्थापित हुई थी? तो 1613 में प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजों की कहां पे? सूरत में। जब तक प्रश्न में यह ना पूछा जाए कि प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहां पर, तब तक आपको हमेशा उत्तर सूरत ही लगाना है। जब प्रश्न में पूछेगा सीधे सीधे कि प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहां खुली थी, कब खुली थी, तब 1611 मछलीपट्टनम उत्तर लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जी 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 सावन बताइए। जी स्नेहा समझ लिया अच्छे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर चले 1613 के बाद अगली घटना ये हुई, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को ध्यान में रखना है। 1615 का वर्ष आया। 1615 में सर टॉमस रो भारत आता है। टॉमस रो भारत आया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आने वाला अब ये दूसरा अधिकारी है। क्यों आया? कुछ और सुविधा मिल जाए, व्यापार को और बढ़ाने के लिए, व्यापारिक रियायत मिल जाए, छूट मिल जाए, कुछ विशेषाधिकार मिल जाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
दूसरा अधिकारी आता है कंपनी की ओर से टॉमस रो। कब आया? 1615 की बात है। अब ध्यान देंगे, टॉमस रो को लेकर के कुछ प्रश्न बनते हैं कि जहांगीर से कहां मिला, जहांगीर से सर्वप्रथम कहां मिला, तो जहांगीर से सर्वप्रथम मिला, ये बिल्कुल आयोग वाली बातें हो रही हैं यहां पे। सर्वप्रथम मिला कहां पे मिला? अजमेर। कहां पे मिला? अजमेर में। जहांगीर से सबसे पहली मुलाकात इसकी कहां पे हुई? अजमेर में हुई। एक बात। दूसरी बात, टॉमस रो जहांगीर को गिफ्ट करने के लिए क्या लाया था? तो इसका उत्तर होगा दो। एक लाया था यांत्रिक घड़ी, ब्रिटेन में बनी हुई यांत्रिक घड़ी लाया था जहांगीर को गिफ्ट करने के लिए। गिफ्ट देंगे तो खुश होंगे, आप जानते होंगे, आप लेन देन करते होंगे गिफ्ट का। और इसके साथ साथ एक ब्रिटेन में बनी हुई ब्रिटिश बग्घी लाया था। क्या लाया था? ब्रिटिश बग्घी लाया था। ये दो चीज लाया खुश करने के लिए। खुश होंगे तो व्यापारिक छूट मिलेगी। और इसके साथ साथ एक तीसरी बात कि टॉमस रो ने इनकी अर्थात जहांगीर साहब की कुछ खुश करने वाली बातें और की। जहांगीर की तारीफ की। किसकी? जहांगीर की तारीफ की। प्रश्न बना हुआ है, तारीफ की। किस संदर्भ में तारीफ की? चित्रकला संबंधी जो जहांगीर की निपुणता थी, चित्रकला में सिद्धहस्त थे जहांगीर साहब। चित्रकला के संदर्भ में कुछ अनुभव अच्छा खासा था जहांगीर को। तो चित्रकला संबंधी जो निपुणता थी, उस निपुणता की तारीफ कौन से एक अंग्रेज ने जहांगीर की हुई थी? तो जहांगीर के चित्रकला संबंधी निपुणता की तारीफ किसने किया हुआ था? सर टॉमस रो ने किया हुआ था। आगे बढ़ेंगे। 1615 से लेकर के 1619 तक का जो समय था, फरवरी 1619 तक, जहांगीर के समय काल में टॉमस रो मुगल दरबार में बिल्कुल मेहमान की तरह बना रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1615 से फरवरी 1619 तक टॉमस रो भारत में रहा था। भारत में रहा। कब से कब तक? 1619 तक। अर्थात फरवरी 1619 में ही भाई साहब वापस जाते। लेकिन इनके जाने के पहले भारत में रहा। भारत से वापस जाते जाते एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। भारत से वापस जाते जाते किसके? टॉमस रो के जाते जाते, भारत से वापस जाते जाते कुछ अन्य फैक्ट्रियां भी खुल चुकी थी। अन्य फैक्ट्रियां भी खुल गई। कौन कौन सी खुल गई? अन्य फैक्ट्रियों में कौन कौन सी खुल गई थी फैक्ट्री? तो एक आप देख रहे हैं, सूरत पहले से ही खुल चुका है। सूरत पहले से ही खुला हुआ है। सूरत के अलावा आगरा में एक अंग्रेजों की फैक्ट्री नई खुल चुकी थी टॉमस रो के प्रयास से। आगरा, अहमदाबाद में, और कहां? भड़ोज कहां पे है? भड़ोज भी गुजरात में ही है। कहां पे है? गुजरात का। ठीक है, ईटीसी, अर्थात इन स्थानों पर नई फैक्ट्रियां खुल चुकी थी अंग्रेजों की। और ये सारी की सारी फैक्ट्रियां जो पहली फैक्ट्री खुली थी स्थाई सूरत, ये सारी की सारी सूरत के अधीन थी। सूरत फैक्ट्री के ये सारी की सारे अधीन थी। सूरत के अधीन थी ये सारी की सारी फैक्ट्रियां। 1619 के बाद आगे बढ़ेंगे। 1619 के बाद, हाँ ब्रिजेश बताएं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, क्या परेशानी बताएं जल्दी से। हाँ, कालीन भैया बताएं कुछ परेशानी है? बताएं, जल्दी बताएं। कुछ ज्योग्राफी को लेकर बात आप लोग लिख रहे हैं, बताएं जल्दी से जो भी बात है।
जी जी, तो ये किस विषय के संदर्भ में बात हो रही है? किस विषय के संदर्भ में बात हो रही है सारी, बताएं। ज्योग्राफी के नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है रिंकल जी? अभी बता ले। अच्छा, मैं जूम करके, दीप्ति जी नोट्स नहीं बन पा रहा है ना? ठीक है, अब ये मुझे बताएं, मैं जैसे आपको ये अभी समझा रहा हूं, ठीक है? मेरी आदत है, पहले मैं जब भी क्लास में आता हूं तो पहले कुछ रिवीजन वाले प्रश्न करता हूं, मैं अपनी बात बताऊं, फिर उस ज्योग्राफी पे भी आता हूं, फिर उसके बाद सारी बातों को सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करता हूं और इन सारी बातों को फिर मैं खुद से लिखवाऊंगा, ठीक है? मेरा तरीका यह है क्योंकि मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे। ज्योग्राफी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी वाले सर आपको ये सारी बातें समझा रहे हैं लेकिन लिखवा नहीं रहे हैं, यही आपकी समस्या है। तो बिल्कुल जो वो समझा रहे हैं ना, बिल्कुल हूबहू वही चीज आपको संस्था की ओर से पीडीएफ नोट्स के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, जी, तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल हूबहू जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे का वैसे ही आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। थोड़ा सा 2-3 दिन का सब्र रखें, सारी की सारी चीजें आपको उपलब्ध होती चली जाएंगी, ठीक है? थोड़ा सा देखें, आपकी जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा सा धैर्य रखें, चीजें धीरे धीरे, आप टीचर के साथ नए कनेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे, अपनी बातों को जब अच्छे से कहेंगे टीचर समझेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं सारे लोग, और दिल जान लगा करके जो काम करना होता है ना, वो सारे के सारे लोग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी बात को सीधे सीधे चैट में आप लिखते ही हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख दें, जो भी परेशानी आ रही है। मैं खुद लगातार गौर करता हूं कमेंट्स को, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान ना हो, सारी चीजें 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मैं आश्वस्त करता हूं आपको, ठीक है? चले वापस आते हैं, 1615 से 19 तक की बात हुई। अब 1632 तक पहुंचते हैं जरा। 1632 में क्या हुआ, जो भी प्रमुख वर्ष हैं बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं, अभी रिवीजन भी करेंगे और इन सारी बातों को बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं सारी बातों को हूबहू लिखवाऊंगा अभी, ठीक है? 1632 में क्या हुआ? 1632 में पहले दिमाग में डालते चले जाएं बातों को। गोलकुंडा के राजा जो भी थे, नाम की जरूरत नहीं है। 1632 में गोलकुंडा, जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता था, गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता था, और गोलकुंडा के राजा ने क्या किया? 500 सिक्कों के बदले, 500 सिक्कों के बदले क्या किया कि बदले बंदरगाहों से व्यापार करने की छूट दे दी। बंदरगाहों से व्यापार करने की छूट दे दी। किसको दे दी? करने की छूट दे दी, अंग्रेजों को छूट दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी पीसीएस आयोग की ओर से, ठीक है? 1632 में गोलकुंडा के राजा ने सिर्फ 500 पैगोडा सिक्कों के बदले गोलकुंडा के बंदरगाहों से अंग्रेजों को निर्बाध व्यापार करने की छूट दे दी। अब 1633 की बात, यह प्रश्न कभी नहीं पूछा हुआ है, कभी भी संभावित हो सकता है। एक बात, 1633 की बात करते हैं और यह प्रश्न पूछ लिया गया है यूपी पीसीएस में, जो अब करने वाले हैं, कि अंग्रेजों की पूर्वी तट पर ये हो गया पूर्वी तट, ठीक है? ये हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट, पता ही होगा आपको। पूर्वी तट पर अंग्रेजों की फैक्ट्री खुलती है पहली बार। फैक्ट्री खुली पहली बार कब खुली? 1633 में पूर्वी तट पे अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री खुलती है। अब प्रश्न यही पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों की पूर्वी तट पर प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? तो बिल्कुल याद करेंगे, ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, कौन सा? ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहीं पे
फैक्ट्री खुलती है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। कौन कौन सी? बालासोर। कौन सी? बालासोर। आप जानते होंगे अभी भी यहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। इसके साथ साथ 1633 में ही न सिर्फ बालासोर में बल्कि हरिहरपुर इन दोनों स्थानों पर पूर्वी तट पर प्रथम फैक्ट्री खुलती है अंग्रेजों की। कब की बात है? 1633 में। ध्यान देंगे 1633 में अंग्रेजों की पूर्वी तट पर प्रथम फैक्ट्री कहां खुलती है? बालासोर में। और सेम ईयर 1633 में ही हरिहरपुर में भी एक नई फैक्ट्री खुलती है। तो आपके प्रश्न बनेगा कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? तो ये ऑप्शन होगा तो ये लगाएंगे, ये ऑप्शन होगा तो ये लगाएंगे, दोनों नहीं होगा। ध्यान रखेंगे कब की बात है? 1633 की बात है। 1633 के बाद अगला जो समय आता है 1639 का आता है। 1639 का, अभी स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़े, मैं सारा कुछ लिखाऊंगा। 1639 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रांसिस डे का। किसका नाम? फ्रांसिस डे का। नाम याद करेंगे इसे। क्योंकि फ्रांसिस डे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की वजह से जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि मद्रास का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मद्रास का संस्थापक माना जाता है फ्रांसिस डे को। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास वाला एरिया प्राप्त किया था। मद्रास का क्षेत्र प्राप्त किया। और जब ये प्राप्त किया तो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का यह एरिया था मद्रास का। और धीरे धीरे फ्रांसिस डे ने वहां पे अंग्रेजों की एक फैक्ट्री, आबादी वाला इलाका बसाया और धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ मद्रास स्थान का। इसी वजह से फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। इसके साथ साथ मद्रास में जो फैक्ट्री खुली, किस नाम की फैक्ट्री खुली? किस नाम की फैक्ट्री यहां पे खोली गई? तो इसका उत्तर है किस नाम की फैक्ट्री खुली? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से। किस नाम से? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से मद्रास में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोली गई। कब की बात है? 1639 की बात है। अब थोड़ा सा इन सारी बातों को रिवाइज करेंगे फिर से। ध्यान देंगे बिल्कुल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ध्यान दें। 1585 की बात है, अंग्रेजों की बात हो रही है। 1585 की बात है। राल्फ फिच पहला ब्रिटिश यात्री था जो कि भारत में आता है। प्रथम ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच कब आता है? 1585 में। 1593 में लिवेंट नाम की एक कंपनी को भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इजाजत मिली, लेकिन कोई व्यापार कार्य ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है। 1599 की बात थी, लिखना नहीं है बस देखना है, मैं लिखाऊंगा सारी बातों को। 1599 की बात है। जॉन मिल्डन हॉल, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा। जॉन मिल्डन हॉल 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डन हॉल था। एक ही बात को इतनी बार आप पढ़िए कि आपके लिए बहुत आसान हो जाए नाम को याद कर पाना। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वास्तव में बहुत ही आसान हो रहा होगा। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हम लगातार करते जा रहे हैं। 31 दिसंबर 1600 की बात है। द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की स्थापना एक व्यापारिक समूह के द्वारा की गई जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई जिसे आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने
भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष तक व्यापार करने के लिए इस कंपनी को इजाजत दी थी। बाद में चल करके जब 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो अगला जो सम्राट हुआ वो हुआ जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम ने इस 15 वर्ष को क्या कर दिया, अनिश्चित काल कर दिया। जाओ दिल खोल करके लूट करके आओ, कोई परेशानी नहीं है माता जी का, ठीक है। तो अब एक और मुद्दा बनता है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट जिसे आप जानते हैं, इसका संचालन किसके द्वारा होता था? इसका संचालन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता था। आगे बढ़ेंगे। 1608 की बात है। 1608 में जेम्स प्रथम ने, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत इस वजह से कर रहा हूं कि मुझे पता है कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुतों के साथ समस्या है, ठीक है। बहुत वर्षों के बाद बहुत सारे घरेलू लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके लिए मतलब वर्षों हो गए होंगे पढ़ना। मैं इसी वजह से मेहनत कर रहा हूं, पहले ट्रैक पे आ जाएं सारे लोग। अगर सिर्फ पढ़ा के खत्म करना होता तो अभी तक कितना आगे बढ़ गए होते। मैं चाहता हूं कि सारे लोग पहले एक ट्रैक पे आ जाए, समझ डेवलप हो जाए, एक टीचर को बढ़िया से समझ सके। उसके बाद जब हम लोग गति पकड़ेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। मतलब समझ लें कि ये हम लोग अभी एक हफ्ते तक वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वार्म अप होगा ना तो गति अपने आप से बढ़ जाएगी, मुझे अच्छे से पता है। 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर के कौन आता है? विलियम हॉकिंस आता है। और विलियम हॉकिंस किसका दूत बनकर के आया था? जेम्स प्रथम का दूत बनकर के आया था। और विलियम हॉकिंस को लेकर के एक और प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाला प्रथम अधिकारी कौन था? तो इसका भी उत्तर है विलियम हॉकिंस। जेम्स प्रथम ने किसके नाम पत्र लिखा था? कहा था विलियम हॉकिंस को, जाना और अमुक राजा को देना, तुम्हारा कुछ अच्छा ख्याल करेंगे। तो जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम पत्र लिख करके भेजा हुआ था, लेकिन अकबर साहब तो मर चुके थे, यूरोप में इस बात की जानकारी नहीं थी। नहीं तो अगर यूरोप में जानकारी पहुंच गई होती तो अकबर की जगह जहांगीर के नाम पर ही ये पत्र जेम्स प्रथम ने लिखा होता, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस अब जब आते हैं तो अकबर मर चुका था और इनकी मुलाकात हुई किससे? जहांगीर साहब से मुलाकात हुई। आगे बढ़ेंगे। अब विलियम हॉकिंस को लेकर के कुछ और प्रश्न बनते हैं कि किस जहाज से भारत आया था? तो जहाज का नाम था हेक्टर जहाज। कौन सा? बोलते रहे लगातार, हेक्टर जहाज से आया था। कहां, किस तट पे उतरा था? किस स्थान पे पहली बार इसने भारत में कदम रखा था? सूरत के तट पे रखा हुआ था। कहां पे भाई? सूरत के तट पे रखा हुआ था। इसको बहुत बढ़िया से पढ़ा लिखा करके भेजा गया था। किस भाषा को पढ़ा लिखा करके? तुर्की भी और फारसी भी। फारसी क्यों स्पेशली? क्योंकि मुगलों की राजभाषा थी, और जब इस भाषा का प्रयोग करके, अब मान लें हमारी भाषा जो भी, और कोई बाहर से आता है हमारी भाषा में ही बात करेगा, पहले तो हम ऐसे देखेंगे आंख फाड़ करके, ये क्या भैया, ये क्या हो गया तुम्हें, तबीयत तो ठीक है? तो मन तो खुश होगा ही तो मेहमान नवाजी अच्छे से हो जाएगी। तो फारसी में बात करता है जहांगीर से, जहांगीर खुश हुए, और जब खुश हो गए तो उपाधि दिया, कौन सी? इंग्लिश खान की। तो खान की उपाधि या इंग्लिश खान की उपाधि किसे मिली? विलियम हॉकिंस को। किसने दिया? जहांगीर ने दिया। इसके साथ साथ 400 का मनसब भी दिया, मतलब कुछ आय की भी व्यवस्था बना दिया जहांगीर ने बैठे बैठे। 1608 में आए थे विलियम हॉकिंस, 1611 में वापस जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 1611 में हॉकिंस वापस, और 1611 में ही कहां पे भाई? मूसलीपट्टनम में एक अस्थाई फैक्ट्री खोली जाती है अंग्रेजों की ओर से। अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि प्रथम अस्थाई फैक्ट्री कौन सी थी, तभी आप लगाएंगे उत्तर मूसलीपट्टनम। और प्रश्न में, हालांकि मैं बहुत प्रश्न कराऊंगा, प्रश्न में अगर ये रहा कि प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो ये तनिक भी आप नहीं लगाएंगे, सूरत लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझ लें, ठीक है। जब तक अस्थाई ना पूछा जाए तब तक ये ध्यान रखेंगे। मूसलीपट्टनम में एक अस्थाई फैक्ट्री खोली गई थी। 1612 की बात थी। 1612 में किस स्थान पे? स्वाली नामक स्थान पर। किसने भाई? कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडल्टन ने क्या किया? पुर्तगाली सेना को हरा दिया। जब पुर्तगाली सेना को हरा दिया तो जहांगीर की आंख खुली कि नहीं भाई, अब तो पुर्तगाली
सर्वे सर्वा नहीं है, उनके दबाव से मुक्त होना है, निकलना है उनके आडंबर से। अंग्रेजों में भी दम बहुत है, अंग्रेजों को भी कुछ ना कुछ सहूलियत तो मिलनी चाहिए। और इसी वजह से 1613 में क्या हुआ, 1613 में अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कहां खुलती है, प्रथम फैक्ट्री कहां, अस्थाई भूल जाइए बिल्कुल, अब सीधे सीधे याद करें उत्तर। अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कौन सी खुली, सूरत में खुली। कब खुली, 1613 में खुली। इसके बाद अब टॉमस रो आते हैं, अब और भूमिका बांधने के लिए टॉमस रो को भेजा जाता है। 1615 में टॉमस रो भारत आया, ठीक है। और भारत आया, इस बार क्या लाया, जहांगीर को गिफ्ट करने के लिए एक घड़ी लाया, ठीक है। घड़ी वैसे भी बहुत पसंद होती है लोगों को, खुश हो गया होगा। ब्रिटिश बग्घी लाया कि महाराज कहां टूटी फूटी नौका पे सवार हो रहे हैं, पुराना ये सब कहां आप यूज कर रहे हैं, ये लीजिए वेल मेंटेन, एकदम नया, वेल फर्निश्ड, वगैरह वगैरह जो भी बोला होगा। तो ये सारी चीजें लाया। और जहांगीर से इसकी सबसे पहले मुलाकात कहां पे हुई, अजमेर के दरबार में हुई थी, अजमेर में हुई थी, ठीक है। जहांगीर की तारीफ करता है कौन सा एक अंग्रेज करता है, टॉमस रो करता है। किसको आधार बना करके, तो जहांगीर की चित्रकला संबंधी निपुणता को आधार बना करके इन्होंने तारीफ किया जहांगीर की। इसके बाद 1615 से 1619 फरवरी का महीना टॉमस रो भारत में रहा और 1619 में वापस जाता है। लेकिन भारत से वापस जाते जाते कुछ अन्य फैक्ट्रियां भी इसके प्रयास से खुल चुकी थी। कौन कौन सी, कहां कहां पे, आगरा में, अहमदाबाद में, भड़ौच में। भड़ौच कहां पे है, गुजरात में ही भाई, समुद्र तटीय एरिया है, बंदरगाह भी है। तो ये सारी फैक्ट्रियां खुल चुकी थी टॉमस रो के वापस जाते जाते 1619 फरवरी के महीने तक। और ये सारी की सारी फैक्ट्रियां किस एक फैक्ट्री के अधीन थी, नियंत्रण में थी, तो इसका उत्तर है सूरत के अधीन थी। आगे बढ़ेंगे। 1632 में क्या हुआ, 1632 में गोलकुंडा, जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, वर्तमान में आंध्र प्रदेश वाला जो समुद्र तटीय एरिया है वो गोलकुंडा का क्षेत्र कहलाता है, थोड़ा सा, और सेंट्रल का भी एरिया। तो गोलकुंडा मतलब आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा के राजा ने 500 पैगोडा सिक्कों के बदले गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से निशुल्क कुछ भी, कितना भी, कभी भी व्यापार कार्य करने की इजाजत अंग्रेजों को दे दी। गोलकुंडा कब की बात है, 1632, सिर्फ और सिर्फ 500 पैगोडा सिक्कों के बदले। 1633 की बात है, पूर्वी तट पे, कहां पे भाई, पूर्वी तट पे, पूर्वी तट का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खुलती है। कौन सी, पहली बालासोर, दूसरी हरिहरपुर। कब की बात है, 1633 में, ठीक है। 1633 के बाद आपको बताया 1639 का वर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम फ्रांसिस डे का। फ्रांसिस डे, जिसे मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। मद्रास में डेवलपमेंट संबंधी आरंभिक कार्य फ्रांसिस डे के द्वारा ही किया गया। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का एरिया पट्टे पर प्राप्त हुआ, ठीक है, पट्टे पर प्राप्त हुआ किसे, फ्रांसिस डे को। और धीरे धीरे वहां पे फैक्ट्री खुलती है फ्रांसिस डे के द्वारा, और धीरे धीरे अन्य कुछ न कुछ वहां पे शहरीकरण की स्थिति बनाने में सफल होते हैं। इसी वजह से मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। मद्रास किससे हासिल हुआ था, चंद्रगिरी के राजा से हासिल हुआ था फ्रांसिस डे को। कब की बात है, 1639 की बात है। और मद्रास में किस नाम से फैक्ट्री खोली गई, तो मद्रास में जो फैक्ट्री खुली उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। बात समझ में आई। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट मेरा नंबर नहीं है, मुझे लगता है कि इतना तो बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा दिमाग में इन सारी बातों को, लेकिन मैं लिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होना। बस सिंपल सी बात है, किसी भी एक चीज को इतनी बार करिए ना, इसी वजह से मैं हमेशा रिवीजन पे फोकस करता हूं। यही सिर्फ एक बार पढ़े होते, एक बार किए होते, आगे बढ़ गए होते, तो वो समस्या पैदा करता। मेरी आदत है बिल्कुल याद करा देना, कैसे वो आपको सारी प्रक्रिया बताता हूं।
आपकी भी जिम्मेदारी है इन्हीं सारी बातों को जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही बहुत सारी बातें 90% तो दिमाग में बैठ गई। अगले दिन जो 2 घंटे का समय कहता हूं, थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम दिया, रिवाइज हो गया। इतना हो जाना चाहिए कि आपके परीक्षा हॉल में जब ऑप्शन दिखाई दे, बिल्कुल अगर जुबान पे याद ना हो तो भी 4 ऑप्शन देख करके क्लिक कर जाए, इतना होना चाहिए। ठीक है, कल मिले फिर। कल मिलते हैं फिर, ठीक है। अच्छे से रहें, खुश रहें, कोई भी परेशानी आएगी जरूर मुझे बताना इस वाले नंबर पे 952951। कोई भी परेशानी आएगी, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये सारा काम आपके लिए हो रहा है, परीक्षा पास करने के लिए। कल को आप परीक्षा पास करेंगे ना तो हमारा भी नाम होगा, इस संस्था का नाम होगा और भी बहुत सारे फायदे। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।